तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है मंगोलिया फेस्टिवल की उस विशाल और चहल पहल से भरी सरजमीन पर। कहानी का यह नया अध्याय शुरू होता है। दूर दूर से आए नगरवासी मास की रस्म में हिस्सा लेने के लिए एक जगह जमा हो चुके थे। तभी वहाँ का माहौल अचानक बेहद संजीदा हो जाता है जब सशस्त्र सैनिकों का एक दस्ता एक धर्मगुरु यानी पृष्ठ को सम्मान के साथ वहाँ लेकर पहुँचता है। उस पृष्ठ के कदम जमीन पर पड़ते ही श्रद्धा और डर के मारे वहाँ मौजूद हर शख्स अपना सिर जमीन की तरफ झुका लेता है। मगर लिन तो अपनी उत्सुक आंखों से सिर्फ उस भव्य खेमे को ही निहारे जा रहा था। यह देखकर पास खड़ी एलिस चुपके से उसे इशारा करती है कि शिष्टाचार और सम्मान के खातिर उसे भी अपना सिर झुका लेना चाहिए। लिन सिर्फ एलिस के दिल की कद्र करते हुए उस धर्मगुरु के आगे नतमस्तक हो जाता है। इसके बाद वह पृष्ठ सीढ़ियों का लंबा रास्ता तय करके एक ऊंचे मंच पर जा खड़ा होता है। वहां पहुंचते ही उसने अपनी मैजिकल स्टिक को पूरे जोर से जमीन पर दे मारा। उस स्टिक के टकराते ही एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल पावर उस पूरे मैदान में धुंध की तरह फैलने लगी। वह पृष्ठ वहां खड़े तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगा कि हम सब उस परम पिता ईश्वर की ही संतानें हैं। उसी के रहमोक्रम पर हमारी सांसें चल रही हैं और उसी की बदौलत इस दुनिया में हमारा वजूद कायम है। इसलिए तुम सब अपने दिल से उस ईश्वर को याद करो। उसी पल जैसे पूरा वातावरण ही बदल गया। वहां मौजूद तमाम लोग उस पृष्ठ के जादुई सम्मोहन के पूरी तरह वश में आ चुके थे। वे सब एक ही सुर में दोहराने लगे कि हम गॉड से दुआ करते हैं कि वह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। इसके बाद सबने अपने सिर झुका लिए, जिनमें लिन भी शामिल था। वह भी सम्मोहन में आकर गॉड से दया और रहमत की भीख मांगने लगा। तभी लिन के जहन में अचानक मास्टर डिलॉन की आवाज गूंज उठी, जो उसे उस गहरे सम्मोहन की नींद से जगा रहे थे। जैसे ही लिन को पूरी तरह होश आया, मास्टर डिलॉन ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं न जाने कब से तुम्हारे जहन को झकझोरने की कोशिश कर रहा था। इस पर लिन अपनी उलझन बयां करते हुए मास्टर को बताने लगा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं उस पवित्र रोशनी के आगोश में पूरी तरह से खो चुका हूँ। वह एक गजब की सुकून देने वाली अनुभूति थी, जहां दिमाग में कोई दूसरा ख्याल आ ही नहीं रहा था। सच कहूं तो मैं उस बंदे के सामने झुकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी अपनी ही काया पर मेरा कोई वश नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पृष्ठ मेरी पूरी बॉडी को अपने इशारों पर नचा रहा हो। लिन की यह बात सुनकर मास्टर डिलॉन मंद मंद हंसने लगे। वे बोले कि तुम्हारा ऐसा फील करना बिल्कुल लाजमी है। आखिरकार ये उस पृष्ठ की स्पिरिचुअल मैजिक पावर का असर है, जो एक ही पल में हजारों लाखों इंसानों के दिमाग को अपने काबू में कर सकती है। यह कड़वा सच सुनते ही लिन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह पृष्ठ ईश्वर के नाम पर अपनी मैजिकल पावर का ऐसा ढोंग रच रहा है। इसी बीच लिन ने देखा कि एलिस भी उस स्पिरिचुअल एनर्जी के असर में पूरी तरह खोई हुई है। वह एकटक होकर बड़ी ही मुग्ध आंखों से उस पृष्ठ को निहार रही थी, मानो उस पृष्ठ के रूप में उसे साक्षात ईश्वर नजर आ रहे हों। लिन तुरंत समझ गया कि यह पृष्ठ अपनी स्पिरिचुअल मैजिक के जरिए इन मासूम लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा है। लिन के मन में सवाल उठा कि अगर इस कायनात में सच में ईश्वर का वजूद है, तो फिर इस धर्मगुरु को ऐसे नीच पैंतरे आजमाने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी अचानक आसमान से बर्फ के सुंदर फाहे गिरने लगे। उन स्नोफ्लेक्स के छूते ही लोग उस स्पिरिचुअल मैजिक के जादू से अचानक आजाद हो गए। वे सब काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने सच में ईश्वर की मौजूदगी को महसूस किया है, जबकि असलियत में यह उस पृष्ठ की मैजिकल पावर का एक छलावा मात्र था। इसके बाद एलिस और लिन वहां से आगे बढ़ गए। एलिस के चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी खुशी चमक रही थी। वह चहकते हुए लिन से पूछती है कि तुम्हें यह मास का नजारा कैसा लगा। मैं जब भी इस मास में आती हूँ, मुझे बेहद सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने मेरी सारी परेशानियों को एक झटके में खत्म कर दिया हो और मेरा माइंड पूरी तरह से शांत हो गया हो। जिस पर लिन बेहद संजीदगी से कहता है कि मुझे तो यह सब बेहद अजीब और खौफनाक लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जबरदस्ती मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा हो। मैं अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं हिला पा रहा था, मानो उस जादुई ताकत ने मुझे लोहे के जंजीरों में जकड़ लिया हो। लीन के ये कड़वे अल्फाज एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि वह गॉड की एक अंधी भक्त थी। वह चिढ़कर लिन से कहती है कि तुम तो गॉड की पवित्र मौजूदगी में पूरी तरह लीन हो चुके थे। इसे दिमागी गुलामी नहीं कहा जाता। गॉड ने तो मेहरबानी करके हमारे पापों को बख्शा है। मगर लिन इस खोखली बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं था। वह साफ लहजे में कहता है कि उस पृष्ठ ने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करके ईश्वर की मौजूदगी का एक झूठा नाटक रचा था, जिसमें सब लोग अंधे होकर बह गए। हमें कभी भी ऐसे नकली सुकून के जाल में खुद को कैद नहीं करना चाहिए, वरना वह इंसान आसानी से हमारे दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। यह सुनकर एलिस का पारा चढ़ गया और वह गुस्से में बोली कि तुम इतनी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो। अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर की इबादत करें तो वे हमारी हर मुराद पूरी करते हैं। लिन को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एलिस अंधभक्ति में इतनी अंधी हो चुकी है। वह एलिस को समझाते हुए कहता है कि मैं ऐसी अनदेखी ताकतों पर भरोसा नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो इंसान को खुद जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अनगिनत मुसीबतों का सामना करके ही इंसान अपने बेहतरीन रूप को निखार सकता है। तुम इसे ईश्वर की कृपा कैसे कह सकती हो? अगर मैं हाथ पर हाथ धरे सिर्फ गॉड का नाम जपता रहूं तो क्या मेरी कल्टीवेशन अपने आप बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे
मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है तो हर पल पसीना बहाना होगा। जिस मुकाम को मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से हासिल किया है उसे मैं किसी ईश्वर का तोहफा नहीं मानूंगा। वहाँ गॉड का कोई वजूद नहीं था, बस चर्च ऑफ लाइट ने अपनी माइंड मैनिपुलेशन तकनीक से सबको अपना गुलाम बना रखा है ताकि लोग आंखें बंद करके उन पर भरोसा करते रहें। लिन की यह खरी खरी बातें एलिस के बर्दाश्त के बाहर थीं। वह तल्ख लहजे में बोली कि मैं अकेली ही अपने घर जा रही हूँ, तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। लिन ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि वह समझ चुका था कि एलिस इस अंधविश्वास के दलदल में बहुत गहराई तक धंस चुकी है और उसे बाहर निकालना फिलहाल नामुमकिन है। इसलिए लिन चुपचाप अपनी एकेडमी की राह पकड़ लेता है। अगले दिन लिन के कदम परक्स गैलरी की तरफ बढ़ते हैं जहां वह गैलरी के हेडमास्टर से मुलाकात करता है। दरअसल हाल ही में लीन की बनाई एक पत्थर की मूर्ति नीलाम हुई थी जो उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचे दामों में बिकी थी। लीन को अपनी ही कलाकृति की इतनी भारी कीमत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब वहां के हेडमास्टर मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि आमतौर पर पत्थरों की मूर्तियां महज 1000 गोल्ड कॉइन्स में बिकती हैं, लेकिन मैंने खरीदारों को यह बताया कि तुम अर्स्ट एकेडमी के एक जीनियस मैजिशियन हो जिसने जादू के साथ साथ मूर्ति कला में भी महारत हासिल की है। जैसे ही लोगों को यह बात पता चली वे तुम्हारी प्रतिभा के कायल हो गए और तुम्हारी मूर्ति की कीमत आसमान छूने लगी। मास्टर ने लिन को सीख दी कि कला के साथ साथ हमें दुनियावी दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जाकर हम इस दुनिया में अच्छा खासा पैसा और नाम कमा सकते हैं। इसके बाद वे दोनों वहां रखी एक भयानक बीस्ट की मूर्ति को गौर से देखने लगते हैं। लीन को वह मूर्ति बेहद अद्भुत और जीवंत लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह जंगली बीस्ट अभी छलांग लगा देगा। हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें यह कलाकृति कैसी लगी। मैंने इसे खास तौर पर ओब्रायन गैलरी से मांगकर यहाँ नुमाइश के लिए रखा है। यह एक मास्टर लेवल का शाहकार है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। लिन उस बेमिसाल नकाशी से काफी मुतासर होता है और फौरन मास्टर से कहता है कि मैंने हाल ही में स्कल्पटिंग की कला सीखनी शुरू की है। आप मुझे इस मैदान में बिल्कुल नया समझ सकते हैं, तो अगर आपके पास मेरी कला को निखारने के लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे बताइए। जिस पर हेडमास्टर शफकत से कहते हैं कि बेटा तुम तो पैदाइशी हुनरमंद हो, भले ही तुमने अभी यह काम शुरू किया हो, लेकिन तुम्हारी कारीगरी किसी उस्ताद से कम नहीं। चट्टानों पर तुमने जो लकीरें उकेरी हैं उनमें कहीं भी रुकावट नजर नहीं आती। ऐसा लगता है मानो तुमने वह पूरी मूर्ति एक ही सांस में तराश कर मुकम्मल कर दी हो, कहीं भी तुम्हारा फ्लो टूटा हुआ नहीं दिखता। तभी लिन के माइंड स्पेस से अचानक मास्टर डिलॉन बाहर आते हैं और चिढ़कर कहते हैं कि भला तुम इस साधारण इंसान से सलाह क्यों मांग रहे हो जब इतना बड़ा उस्ताद तुम्हारे सामने खड़ा है। इस पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जिसने फ्लैट स्वर्ड स्टाइल का इस्तेमाल मूर्ति कला में किया हो। इसी स्वर्ड स्टाइल की बदौलत तुम अपनी कला को अमर बना सकते हो, और अगर तुम अपनी मूर्ति कला को और रिफाइन करना चाहते हो तो तुम्हें लगातार रियाज करना होगा। कड़े अभ्यास के बाद ही तुम्हारी कला में वह रूह आएगी। और हाँ, यह मत भूलो कि हम इस शहर में किस काम से आए थे। हमें कहीं और पहुंचना था और तुम इस गैलरी की खूबसूरती में ही खो गए। दरअसल लिन एलिस से मिलने के लिए आया हुआ था, इसलिए मास्टर की बात सुनते ही वह तुरंत एलिस के घर के सामने पहुंच जाता है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि कल की बहस की वजह से एलिस उससे सख्त नाराज है, इसीलिए वह उसे मनाने के लिए अपने हाथों में ताजे फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता लेकर आया था। लिन दिल ही दिल में घबरा रहा था कि न जाने एलिस अब उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। तभी एलिस घर के दरवाजे से बाहर निकलती है। लिन उसे देखते ही फौरन उससे माफी मांगने लगता है। हालांकि एलिस शांत लहजे में कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बस अपने दिल के ख्यालात मेरे सामने रखे थे। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। मेरे अंदर हमेशा एक अनजाना डर और असुरक्षा की भावना रहती है, इसीलिए मैं कभी ईश्वर का सहारा ढूंढती हूँ तो कभी तुम्हारा। मैं हमेशा दूसरों की बैसाखियों पर टिकती आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात करें तो तुम बेहद काबिल और आत्मनिर्भर हो। तुमने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपना मुकाम बनाया है और वह महान ताकत हासिल की है जिसकी मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकती हूँ। शायद इसी वजह से तुम मेरी इस मजबूरी को कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं ऊपर वाले पर इतनी निर्भर क्यों हूँ। तुमने जिस चीज का सपना देखा उसे पाने के लिए अपनी जान लगा दी, जबकि मुझे लगता है कि गॉड ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। इतना कहते कहते एलिस का दिल भर आता है और वह लिन के गले से लग जाती है। वह भर्राई आवाज में कहती है कि जिस बात पर हमारी सोच न मिले हम उस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करेंगे। अगर हम इन बहसों में उलझते रहे तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। लिन भी भावुक होकर उसे अपनी बाहों में भींच लेता है। इसके बाद कहानी कुछ दिनों आगे बढ़ती है। लिन मास्टर डिलॉन के साथ फिनले सिटी की व्यस्त सड़कों पर चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। मास्टर डिलॉन नोटिस करते हैं कि लिन काफी परेशान है। लिन भारी दिल से उन्हें बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिस का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वह अब मुझसे पहले की तरह प्यार से बात नहीं करती। उसका बर्ताव मुझे बहुत अजीब और रूखा लगने लगा है। मास्टर डिलॉन उसे समझाते हुए कहते हैं कि काफी समय से तुम दोनों एक दूसरे से
से दूर थे। जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग रहते हैं तो यादों का दर्द इंसान को तोड़ देता है और धीरे धीरे उनके बीच के एहसास भी ठंडे पड़ने लगते हैं। इसीलिए एक दूसरे के करीब रहना बहुत जरूरी होता है। लिन थोड़ा झिझकते हुए मास्टर से मार्गदर्शन मांगता है कि आप ही बताइए, मैं अब क्या करूं? मैं किसी भी कीमत पर एलिस को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तभी मास्टर डिलॉन सड़क के किनारे एक जादूगर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लो, तुम्हारी परेशानी का हल मिल गया। वहाँ एक मैजिशियन एक बेहद नायाब क्रिस्टल बेच रहा है। इसे मेमोरी क्रिस्टल बॉल कहा जाता है, जिसे 8वें लेवल के एक वाटर स्टाइल मैजिशियन ने अपनी जादुई ताकतों से तराशा है। उस क्रिस्टल की चमक देखते ही लिन की आंखें चमक उठती हैं। वह मास्टर को बताता है कि यह क्रिस्टल अपनी वाटर मैजिक स्पेल के जरिए हवा में तैरती हुई तस्वीरें दिखा सकता है। हम अल्केमी की मदद से कोई भी खूबसूरत याद इस क्रिस्टल में हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे एलिस और मेरे बीच का फासला मिट पाएगा? मास्टर डिलॉन उसकी नादानी पर अपना सिर पीट लेते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। उधर वह मैजिशियन लोगों की भीड़ को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि इस क्रिस्टल में बस आपको अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर डालनी है और आप अपनी हसीन यादों को इसमें हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपकी प्रेमिका आपसे दूर रहती है तो ये क्रिस्टल बॉल उसे तोहफे में दीजिए। इसमें वह आपकी हसीन यादों को देकर आपको याद करती रहेगी और आपका प्यार कभी फीका नहीं पड़ेगा, चाहे दरमियान कितनी ही दूरियां क्यों ना हो। लिन बिना एक पल गंवाए फौरन उस क्रिस्टल को खरीदने का फैसला कर लेता है। वह खुशी खुशी कहता है कि आज के बाद जब भी मुझे एलिस की याद सताएगी मैं इस क्रिस्टल को देखूंगा और ऐसा ही एक क्रिस्टल मैं एलिस को भी दूंगा ताकि वह भी इसमें मेरी सूरत देख सके। शायद इससे हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। इस पर मास्टर डिलॉन अपना दिल थाम कर कहते हैं कि अरे बाप रे, मेरे दिल को तो धक्का लग गया। तुमने इस मामूली क्रिस्टल बॉल के लिए इतना सारा धन लुटा दिया। एक क्रिस्टल की कीमत पूरे 800 गोल्ड कॉइन्स थी और तुमने तो दो खरीद लिए। तुम तो खुद कहते रहते हो कि तुम्हें बहुत सारा पैसा बचाना है, फिर ये फालतू का खर्चा क्यों? लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि जिस चीज से एलिस के चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए पूरी दौलत भी कम है। मैं बस अपनी प्रेमिका को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं अभी जाकर यह क्रिस्टल बॉल उसे दे देता हूँ ताकि हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो सके। लिन खुशी खुशी एलिस के घर की तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात अपने हॉस्टल के रूममेट्स से हो जाती है। लिन उन्हें वहाँ देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मगर वे तीनों दोस्त बेहद उदास और खामोश खड़े थे। रेनाल्डो कुछ कहने ही वाला था कि सेकंड ब्रदर यानी जॉर्ज उसे रोक देता है। तभी एल्डोसन आगे बढ़ता है और लिन के हाथों में वह सजा हुआ तोहफा देख लेता है। वह दुखी आवाज में पूछता है कि तुम यकीनन एलिस से मिलने जा रहे हो ना? लिन मुस्कुराकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एल्डोसन की आंखें मायूसी से झुक जाती हैं। लिन घबरा कर पूछता है कि बड़े भाई प्लीज मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? एल्डोसन लिन के कंधे पर अपना भारी हाथ रखता है और संजीदगी से कहता है कि छोटे भाई, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। दरअसल अभी अभी हमने एलिस को एक दूसरे लड़के के साथ देखा है। वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद करीब होकर घूम रहे थे, मानो कोई प्रेमी जोड़ा हो। ये सुनते ही लिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल की धड़कनें थम सी गईं। गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास के साथ वह चीख पड़ता है कि मैं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूँ, तभी मुझे इस बात पर यकीन होगा। इतना कहते ही वह बदहवास होकर एलिस के घर की तरफ भागा है। एल्डोसन जानता था कि उसके दोस्त का दिल कांच की तरह टूट चुका है, लेकिन उसे इस कड़वी सच्चाई का सामना करना ही होगा। लिन फिनले सिटी की गलियों में पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसका दिमाग सन्न था। वह दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि एल्डोसन की कही हर बात झूठी साबित हो जाए। वह एलिस को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी रूह से उस लड़की से मोहब्बत करता था। और आखिरकार वह एलिस के घर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखते ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। सामने एक आलान खड़ा था जो बड़े प्यार से एलिस का हाथ पकड़कर उसे अपनी शाही बग्घी में बिठा रहा था। लिन फटी आंखों से एलिस को कालान के साथ देखकर खुद से सवाल करने लगा कि इसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया। वहीं कालान के चेहरे पर एक मकार मुस्कान तैर रही थी। वह तो शुरू से ही एलिस पर डोरे डाल रहा था, लेकिन लिन के आ जाने से उसका रास्ता रुक गया था। जैसे ही लिन और एलिस के बीच दूरियां बढ़ी, कालान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तभी एलिस का लालची बाप लिन के सामने आकर अकड़ कर खड़ा हो जाता है। वह हिकारत से कहता है कि आज के बाद अपनी गंदी सूरत लेकर यहाँ मत आना, तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। कहाँ मेरी राजकुमारी जैसी बेटी और कहां तुम जैसा फकीर। मैंने तो इस बेवकूफ लड़की को शुरू से समझाया था कि तुमसे दूर रहे, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। खैर, अब इसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। इसके बाद वह लिन को नीचा दिखाते हुए कहता है कि कुछ महीनों पहले जब हमारे खानदान पर तबाही का पहाड़ टूटा था, तब डेप्स घराने के कुलदीप कालान ने पानी की तरह पैसा बहाकर हमें उस मुसीबत से निकाला था। और तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम तो अपनी तपस्या और कल्टीवेशन में मस्त थे। क्या तुमने कभी एलिस पर एक सिक्का भी खर्च किया है? तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और ख्वाब देख रहे थे मेरी बेटी को अपना बनाने के। उस नीच
इंसान की बकवास पर लिन खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसका नन्हा पालतू बीस्ट बेबे गुस्से से आग बबूला हो रहा था। बेबे का बस चलता तो वह उस बूढ़े का गला फाड़ देता, लेकिन लिन ने भारी दिल से बेबे को शांत कराया। लिन कांपती आवाज में बस इतना ही पूछ पाया कि अगर आपकी फैमिली पर कोई मुसीबत आई थी तो एलिस ने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? अगर वह मुझसे कहती तो मैं अपनी जान की बाजी लगा देता। जिस पर एलिस का बाप हंसते हुए बोला कि लड़के, तुम्हें सीधी भाषा समझ में क्यों नहीं आती? कोई लड़की अपनी बात तुमसे तब शेयर करती ना जब उसे तुम पर भरोसा होता। तभी कालान आगे बढ़ता है और लिन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि एलिस और मैं बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते हैं। रही बात तुम्हारी, तो तुम तो अभी कल के आए एक अजनबी हो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे खानदान की पूरी जन्म पत्री निकलवा ली है। तुम्हारा बारूक घराना अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे पास न तो पहले जैसी ताकत बची है और न ही दौलत। और एलिस एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती है जो ऐशो आराम से भरी हो। उसकी ख्वाहिशें बहुत ऊंची हैं जिन्हें तुम अपनी गरीबी में कभी पूरा नहीं कर सकते। एलिस ने हमेशा महलों के ख्वाब देखे हैं। वह तुम्हारे उस टूटे फूट खंडहर में कैसे रह सकती थी? उसे ऐश की जिंदगी चाहिए, न कि तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ। जिस रुतबे की उसे चाहत है वह तुम कभी नहीं दे सकते। वह हर चीज के लिए तरसती रहती, इसीलिए उसने अपने बचपन के प्यार को चुना। मेरे पास अपार दौलत है और मैं इससे बेपनाह मोहब्बत भी करता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लिन ने कालान की बातों पर ध्यान न देते हुए आखिरी बार कहा कि मैं बस एलिस के मुंह से जवाब सुनना चाहता हूँ। अगर वह खुद मुझसे कहेगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कालान मुस्कुराते हुए बग्घी का दरवाजा खोल देता है। लिन सीधे एलिस की आंखों में देखता है। एलिस के पास अपनी बेवफाई को सही ठहराने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। वह बस रोते हुए लिन से माफी मांगती है। उसकी वह बेबस और झूठी आवाज लिन के सीने में तीर की तरह चुभ जाती है। एक और लड़की ने दौलत के तराजू में तौलकर अपने प्यार का सौदा कर लिया था। कालान अकड़कर कहता है कि अब तो तुमने एलिस के मुंह से सुन लिया ना कि वह तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। लिन अपनी भीगी आंखों से कहता है कि अगर यही इसका आखिरी फैसला है तो ठीक है। इतना कहते ही लिन अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहां से मुड़ जाता है। रास्ते में बेहद गुस्से और घृणा में आकर वह उन दोनों कीमती क्रिस्टल बॉल्स को जमीन पर पटकर चकनाचूर कर देता है, जिन्हें उसने हजारों गोल्ड कॉइन्स खर्च करके अपने प्यार की निशानी के तौर पर खरीदा था। दूर खड़े लिन के दोस्तों ने देखा कि उनके भाई का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह अंदर से बिखर चुका था। लिन की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर उसके दोस्तों का खून खौल उठा। एल्डोसन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह रेनाल्डो और जॉर्ज से कहता है कि तुम दोनों लिन के साथ रहो, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मैं अभी जाकर एक बहुत जरूरी काम का हिसाब चुकता करता हूँ। इतना कहकर एल्डोसन वहां से चला जाता है, जबकि बाकी दोनों दोस्त लिन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लिन अपनी सूनी आंखों के साथ अपनी उसी जगह पहुंचता है जहां वह मूर्तियां तराशा करता था। उसकी आंखों के सामने एलिस का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि एलिस ने पैसों के लिए उसे धोखा दे दिया। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं कि कैसे एलिस खुद उसके पास आती थी जब वह दुखी होती थी और लिन उसकी इस हमदर्दी को प्यार समझ बैठा, जबकि एलिस को तो बस एक अमीर सहारे की तलाश थी ताकि वह अपने बाप के चंगुल से निकल सके। जब तक उसे लगा कि लिन अमीर और ताकतवर है वह उसके साथ रही, लेकिन जैसे ही लिन के घराने की सच्चाई सामने आई उसने अपना रास्ता बदल लिया। इन कड़वी यादों के आते ही लिन का गुस्सा और दर्द ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उसने अपने हाथ में फ्लैट ब्लेड उठाई और उस चट्टान पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। वह अपने सीने में दबे हर जख्म को उस पत्थर पर उकेर रहा था। इसी बीच एक तरफ बैकग्राउंड में कालान अपने पिता से एलिस को मिला रहा था। कालान के पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें यह लड़की पसंद है तो इससे शादी कर लो। भले ही यह हमारे डेप्स घराने के रुतबे के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसे अपनाने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ 3 दिन बीत चुके थे। लिन बिना खाए पिए लगातार उस पत्थर पर अपने हथियारों से वार कर रहा था। रेनाल्डो तड़प कर लिन से कहता है कि मेरे भाई 3 दिन हो गए हैं, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मेरे साथ घर चलो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अगर तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। मगर जॉर्ज उसे रोक लेता है और कहता है कि लिन को उसके दर्द के साथ अकेला छोड़ दो। बड़े भाई ने हमें इसके साथ रहने को कहा है, तो जब तक लिन यहाँ है हम भी यहीं रहेंगे। उसे अपने इस दर्द को बाहर निकालने दो। उधर एल्डोसन को जब पता चला कि डेप्स घराने ने उसके भाई लिन का दिल तोड़ा है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। वह गरजते हुए कहता है कि डेप्स घराने की इतनी हिम्मत कि वे मेरे भाई को नीचा दिखाएं, मैं उन्हें तिनके की तरह बिखेर दूंगा। फौरन पूरे बाजार में हुक्म जारी करो कि जो भी व्यापारी या घराना डेप्स फैमिली के साथ कोई भी लेन देन करेगा उसे डॉसन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा। मैं दुनिया का हर नुकसान सह सकता हूँ, लेकिन अपने भाइयों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और इसे कहते हैं सच्चे भाई का प्यार। एल्डोसन ने सिर्फ लिन का बदला लेने के लिए पूरे डेप्स घराने को आर्थिक रूप से तबाह करने की कसम खा ली थी। जिस पैसों के घमंड में उन्होंने लिन को ठुकराया था, एल्डोसन उनसे वही दौलत छीनने जा रहा था। लेकिन लिन इन तमाम बातों
बातों से बेखबर सिर्फ अपनी मूर्ति को तराशने में मग्न था। उस असीम दर्द और पागलपन की हालत में लीन की स्पिरिचुअल पावर अचानक 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई। मास्टर डिलॉन हैरान होकर देख रहे थे कि लिन का आध्यात्मिक स्तर अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है और उसने अपने अंदर असीमित मैजिकल पावर को समाहित कर लिया है। लीन की आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था कि कैसे एलिस ने उसके प्यार को ठुकराकर कालान के पैसों को चुना और हर याद के साथ लीन की छैनी उस पत्थर पर और गहराई से वार कर दी। उधर डेप्स घराने में हड़कंप मच चुका था। उनके सारे बिजनेस पार्टनर एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे थे। एक वफादार सिपाही भागता हुआ आया और डेप्स फैमिली के हेड को खबर दी कि डॉसन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारे खिलाफ मुकम्मल आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। कोई भी हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। हमारी तिजोरियां खाली हो रही हैं। यह सुनते ही डेप्स घराने का हेड कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर डॉसन फैमिली अचानक उनके खून की प्यासी क्यों हो गई है। यहाँ लिन अपनी कला के अंतिम चरण में था। उसने अपने पूरे अस्तित्व, अपने पूरे दर्द को समेटकर उस पत्थर को अंदर से तराशा था। जब तक एलिस का धोखा उसकी आंखों में जलता रहा, उसकी उंगलियां नहीं रुकी और आखिरकार अपनी फ्लैट ब्लेड के एक अंतिम ऐतिहासिक प्रहार के साथ उसने एलिस की हर याद को अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए काट कर फेंक दिया। उसी पल वह पत्थर 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया और लिन की बनाई वह अद्वितीय मूर्ति दुनिया के सामने आ गई। एक टूटे हुए दिल ने मूर्ति कला के इतिहास का सबसे महान शाहकार जन्म दिया था। एक ऐसी कलाकृति जिसे लिन होशो हवास में शायद कभी नहीं बना पाता। यह मूर्ति एलिस की यादों का अंत थी। उस मूर्ति के हाथ में एलिस का ही एक बेहद खूबसूरत फूल तराशा गया था। तभी मास्टर डिलॉन गर्व से लीन से कहते हैं कि बेटा अब अपने आंसुओं को पोंछ लो और खुश हो जाओ। तुम मूर्ति कला के 7वें लेवल के उस्ताद बन चुके हो। तभी एल्डोसन भी वहां पहुंच जाता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे भाई को होश आ गया। जब उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ती है तो सब दंग रह जाते हैं। मास्टर डिलॉन कहते हैं कि लिन, तुम्हारी यह कलाकृति इतनी बेमिसाल है कि इसे परक्स गैलरी के सबसे मुख्य हॉल में जगह मिलनी चाहिए। बताओ तुमने अपनी ये समर कला का क्या नाम रखा है? लिन ने अपने बिखर चुके अतीत को याद किया और शांत लहजे में जवाब दिया कि इसका नाम है ड्रीम अवेकन, यानी सपनों से जाग जाना। एलिस उसके लिए एक खूबसूरत मगर झूठा सपना थी और अब लिन उस तिलिस्म से हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। इसके साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों एपिसोड देखने के लिए।